Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान और आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम जिंदगी के रंग स्कॉटमैन के संग में। और आज जैसे कि हमारे साथ आप देख भी रहे हैं, गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद गुल, कंसल्टेंट ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक सर्जन, फेलोशिप AO ट्रॉमा स्विट्जरलैंड, रेसिडेंट ट्रॉमा यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉर्थ मिडलैंड्स UK, फेलो साइंस सर्जन USA, member AO Trauma Switzerland, member SICOT Belgium, and member POA Pakistan, and currently working in Rawal Hospital, लहतरार रोड, इस्लामाबाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने गेस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर नवीद गुल मौजूद हैं और जैसे कि आप देख भी रहे हैं और देख ऐसे सकते हैं कि आप हमें फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 24/7 और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, SMS कर सकते हैं 3636 पर। आप हमें लाइव जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको बताते चलें, प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय जिंदगी के रंग स्कॉटमैन के संग। और आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से हम आपको बताते चले, जैसे कि विटामिन डी की कमी आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हर कोई शिकायत भी करता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है और फिर हम सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू हो जाते हैं। हमें समझ भी नहीं आता कि हमने ये विटामिन डी कैसे हासिल करना है, कौन सी ग़िज़ा है या धूप से हासिल करना है, कितनी देर धूप में बैठना है, कौन सी धूप में बैठना है, कुछ समझ नहीं आती है। इन तमाम चीजों के, इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर नवीद मौजूद हैं। और जी डॉक्टर नवीद, हम सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि विटामिन डी के बारे में, यानी आप क्या कहेंगे इसके बारे में, हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नवीद। इंशाल्लाह आज हम बात करते हैं विटामिन डी, इसके इफेक्ट्स इन द बॉडी, हमें इसको किस तरह हैंडल करना है, किस डोज में लेना है। जी, विटामिन डी के बारे में बात करने से पहले हमें 2-3 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा अपनी स्कूल मेमोरी को रिकॉल करने के लिए। जी बिल्कुल। तो स्कूल मेमोरी में तो हमें यह पढ़ाया जाता था कि जो फूड है उसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी। एक ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के ऊपर मुश्तमिल है, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें हम वाटर, माइक्रो मिनरल्स और विटामिन लेते हैं। जी बिल्कुल। अब जहां तक विटामिन डी का ताल्लुक है, ये एक ऐसे बेसिकली विटामिन जो हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। जी। एक ग्रुप कहलाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक ग्रुप कहलाता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं, अगर उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें 4 विटामिन्स आते हैं, A, D, E, K। और विटामिन डी एक ऐसा सोर्स है कि जो हमें तमाम चिकनाई वाले ग़िज़ाओं में अक्सर मिल जाता है। सही। और फूड सोर्स की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में अवेलेबल सोर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा सोर्स मिल्क और मिल्क एक्सट्रैक्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि योगर्ट हो गया, दही, जी, एंड चीज हो गया, एंड बटर हो गया। इसके अलावा एग इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिश जो हमारे पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है, आराम से मिल जाती है, वो विटामिन डी से भरपूर है। इसमें सावन फिश हो गई या ट्यूना फिश हो गई, बहुत बड़ा सोर्स है। रेड मीट हमारे खास तौर पे KPK और इस साइड पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी का। लिवर यानी कि जो गाय या बकरे का जिगर है, जो हम ईद वाले दिन बकर ईद पे सबसे पहले पका के खाते हैं, तो वो भी इट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी। एंड एवोकेडो और मशरूम्स इज वेरी बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो हम कॉमनली अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। सही। अच्छा, तो सोर्सेस ऑफ विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या हैं ये मेन सोर्सेज जो हैं विटामिन डी के? वो 2 उसको हम डिवाइड फर्दर कर सकते हैं। एक तो फूड सोर्स है और एक सनलाइट है। सनलाइट एक ऐसा सोर्स है विटामिन डी का जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है टू एवरी ह्यूमन बॉडी, आइदर ही इज अ रिच पर्सन और अ पुअर पर्सन। तो आप एक खास टाइम के लिए सूरज की रोशनी में बैठे, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं।
जो हमें विटामिन डी बनाने में बहुत बड़ा हेल्प करती है। असल में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हमारी स्किन के नीचे लगाई हुई है, सही। जो कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा फैट पैड है जो स्किन के नीचे पड़ा हुआ है, और ये इट्स अ वेरी बिग प्लांट ऑफ विटामिन डी। और दूसरा जो हमारे पास सोर्स है वो इट्स फूड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी सही। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अगर विटामिन डी अगर की कमी हो जाती है किसी इंसान में, तो इसका जिस्म पर क्या असरात होते हैं फिर? विटामिन डी की कमी के तो बहुत ज़्यादा असरात हैं, और इसका इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि रिसर्च के लिए पबमेड यूज़ करते हैं, अभी तक 64,000 रिसर्च आर्टिकल्स जो पब्लिश हो चुके हैं विटामिन डी के ऊपर, तो इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अब तो साइंस ये कहती है कि विटामिन डी इज़ बेसिकली अ हार्मोन एंड इट्स एज नेसेसरी एज अ हार्मोन। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है ऑन द इफेक्ट ऑन द बॉडी, इट्स आई वुड से कि ये राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम अगर हम जाएं, तो इसका पहला असर जो है वो हमारे हेयर्स के ऊपर पड़ता है। ऐसे तमाम अफराद जो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं, उनमें आप देखेंगे बहुत जल्दी हेयर्स वाइट होने लग जाते हैं। खास तौर पे हमारी जो यंगर जनरेशन है, आप देखेंगे आजकल ये बहुत ज्यादा क्लिनिक्स के अंदर प्रेजेंट हो रहा है कि हमारे सफेद बाल होने लग गए। इसके अलावा हेयर्स की शाइन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसके अलावा बाल टूटने का अमल बहुत कॉमन है, और बहुत ज्यादा रफ हेयर्स हो जाते हैं। आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि हम शैम्पू भी बदल बदल के थक गए हैं और हमारे हेयर्स का प्रॉब्लम नहीं सेटल हो रहा। बेसिक रीजन यही है कि विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। सेकंड, अगर हम स्कैल्प के ऊपर चले जाएं, सर की खाल के ऊपर चले जाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो ड्राइनेस फेस की जाती है स्टूडेंट्स को और ये यंगर जनरेशन को, तो उसकी मेन वजह यही है कि जो है ना आपकी विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा एक्जिमा ऑफ द स्कैल्प और ख़ास किस्म का एक एलोपेशिया होता है, एक हेयर फॉल का एक डिजीज़ है कि जो ज्योग्राफिक मार्किंग के साथ स्कैल्प सर की खाल के ऊपर आने लग जाता है और बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं जहाँ से हेयर फॉल हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द विटामिन डी। यहाँ से हम अगर नीचे आ जाएं तो ब्रेन में जो इसके इफेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे ब्रेन के अंदर इसके बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं विटामिन डी के। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो इससे सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है यंगस्टर्स के अंदर वो मेमोरी लॉस है। बहुत जल्दी लोग चीज़ें भूलने लग जाते हैं। इसके अलावा हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, स्लीपलेस डिसऑर्डर्स, खासतौर पर इंसोम्निया, रात को उठ जाना बार बार, और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। अक्सर वालिदैन ये माएँ कहती हैं कि बच्चा स्कूल तो जाता है लेकिन प्रॉब्लम ये बात ही नहीं समझ पा रहा। बेसिकली कॉग्निशन उसकी यानी कि अंडरस्टैंडिंग उसकी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाती है क्योंकि विटामिन डी उसकी बॉडी में नहीं होता, प्रॉपर एक्सपोजर सनलाइट नहीं होता। स्कूल्स कुछ इस तरह के हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि स्कूल ग्राउंड्स ही नहीं है कि जहाँ पे बच्चे खेल सकें, मतलब ऐसे सारा दिन अंडर द रूफ फ्रॉम 8 to 2 उनका टाइम गुजर जाता है। और अगर आप यूरोप की तरफ चले जाएं तो वहाँ आप ये देखेंगे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि वहाँ पे तकरीबन सारा साल ही कह लें कि बादल इतने ज़्यादा होते हैं कि धूप पेनिट्रेट ही नहीं कर रहे होते, और कुछ बहुत लिमिटेड से मंथ्स हैं जिसके अंदर रोशनी आती है ज़मीन के ऊपर और वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, खासतौर क्लिनिक्स में पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं एंग्जाइटी के साथ। स्टूडेंट एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा। स्कूल आप यूँ याद रखें कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्चा आया जो कि बिल्कुल स्कूल गोइंग था एंड ही वाज स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 3 एंड हिज मदर केम टू मी और उन्होंने मुझे ये कहा कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार है। मतलब इस स्टेज पे जब बंदे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, शायद उससे, हमें तो याद है हमें एंग्जाइटी का पता भी नहीं था इस एज के अंदर, तो ये चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, अगर आप आगे चले जाएं, स्किन जो जनरल डिसऑर्डर्स आपको मिलते हैं स्किन के, उसमें स्किन की ड्राइनेस है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन के ऊपर क्रैक्स आने लग जाते हैं। हम मुख्तलिफ तरह की क्रीम्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं जस्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग, बट टेक्निकली ये जब तक आप विटामिन डी उसको स्किन को प्रॉपर फूड की शक्ल में पहुँचाएंगे नहीं तो स्किन के ये प्रॉब्लम हो सकते हैं।
आजकल आप देखेंगे मौसम चेंज होने वाला है। दिसंबर के टाइम के अंदर आप देखेंगे, नवंबर दिसंबर के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी अराउंड यू विद स्नीजिंग नोज, छींक रहे होंगे और खांस रहे होते हैं। और अक्सर जो है ट्वैंग, नेजल ट्वैंग, बात करते हुए भी बात नहीं हो रही होती। इसका मेन रीजन ये है कि जो हमारे साइनसेस अल्लाह ताला ने स्पेसेस बनाई हुई हैं ब्रेन के फ्रंट पे, आपके स्कल के अंदर रखी हुई है, जहां से हवा गुजर के गर्म होके आपके नाक के अंदर जाती है और फिर वहां से फेफड़ों के अंदर जाती है जी। तो ये जो साइनसेस हैं ये विटामिन डी की वजह से शदीद इन्फ्लेमेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप भी नहीं लग रही होती, हमारा डाइटरी इनटेक बहुत ज़्यादा कम है, और इसमें फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप देखेंगे साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। स्कूल के बच्चे हुए द स्टफी नोज प्रेजेंट होते हैं क्लिनिक्स के अंदर। सही। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें हमारी बॉडी में एक बहुत खूबसूरत एक ग्लैंड बनाया है, थाइमस के नाम से होता है, स्टर्नम, यानी कि जो छाती की मेन हड्डी है उसके पीछे पड़ा होता है। इसका मेन काम ये है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि कोविड यानी कि अभी भी चल रहा है, आज भी मैं सुबह न्यूज़ में पढ़ा था, more than 150 patients which are critically suffered from कोविड, वो आज भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और एक तरह की वार्निंग है जो कोविड की शक्ल में चल रही है जी। तो इसमें जो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म है जो कोविड से इंसान को बचा रहा है, वो हमारी बॉडी में थाइमस की शक्ल में अल्लाह ताला ने ग्लैंड लगाया हुआ है, जो वहाँ से इम्यून सिस्टम को सारा कंट्रोल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे दो तरह के सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, टी एंड बी सेल्स, ये जाके सारा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये बेसिकली थाइमस से कंट्रोल होती है। और अगर हमारा थाइमस ग्लैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ऐसे तमाम अफराद कोविड से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम बहुत से डॉक्टर्स जहाँ काम कर रहे थे उन दिनों में जब कोविड बहुत आम था, तो ख़ास तौर पे बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम बहुत ज़्यादा टेस्ट कराते हैं विटामिन डी का। और हमने ये देखा कि हमारे कोलीग जो मुख्तलिफ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में थे, उनका विटामिन डी जिनका कम था, दे सफर्ड फ्रॉम कोविड। और जब भी ऐसे तमाम दोस्त जिनका हमने कोविड के साथ दाखिल हुए, जब भी हमने उनका विटामिन डी लेवल देखा वो बहुत कम था। और ऐसे तमाम अफराद के जो विटामिन डी प्रॉपर लेवल के साथ थे वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते रहे। अच्छा, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, आई की तरफ अगर आप आ जाएं, तो आई का प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं विटामिन डी के। अगर आप प्रॉपर विटामिन डी इसको नहीं देंगे तो आप ये देखते हैं कि बहुत कॉमन है आजकल, पहले तो ओल्ड एज के अंदर होता था, अब यंग लोगों में कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोती आने लग गया जी। इसके अलावा ग्लोकोमा यानी कि जिसे काला मोती है कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि विटामिन डी पेशेंट्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। और ड्राई आई जो कि आजकल बहुत कॉमन है, स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर हमें जी देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स, आई क्लिनिक्स से पेशेंट प्रेजेंट होते हैं यंग, जो कहते हैं कि हमारी ड्राई आई है, जिसको हम पर्टेन करते हैं टुवर्ड्स स्क्रीन टाइमिंग के, या तो टीवी बहुत देख रहे हैं या मोबाइल यूज की वजह से हो रहा है। लेकिन जब इसको अंडरनीथ आप डिग डाउन करें तो यू विल रीच टू द कंक्लूजन कि विटामिन डी जो है वो कमी है, जिसकी वजह से ड्राई आने होने लग गई जी। बिल्कुल। जो अगर आप डेंटिस्ट के पास चले हैं तो वो अपनी कंप्लेन करेगा, जी बच्चे आ रहे हैं उनके दांत टेढ़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या दांत जो है क्रूक्ड टीथ हो रहे हैं, या दांत इरेगुलर हैं, या बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन एक ट्रेंड चला हुआ है ब्रेसेस लगाने का। तो ये बेसिकली रिलेटेड टू द विटामिन डी है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि तमाम डेंटाइन जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपके दांतों का वो ख़राब होने लग जाता है। और जब आप एडल्ट एज के अंदर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपका दांत और ये सिस्टम ख़राब हो चुका है। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा किरदार आता है फेफड़ों के अंदर और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कहते हैं उसके अंदर। अगर विटामिन डी कम हो, जैसे अब दोबारा से विंटर स्टार्ट होने वाला है, ऑटम विंटर चल रहा है, और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे तमाम लोग जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम आने लग जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस आने लग जाएगा, या एज़मा बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है विद सर्दी ठंड की वजह से। आप देखेंगे एज़मा बहुत कॉमन हो गया, नमोनियाज बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाते हैं ओल्ड एज को, यंगस्टर्स को, और ख़ासतौर पे गोद के बच्चों को ये भी क्लिनिक में प्रेजेंट होने लग जाएंगे कि नमोनिया। और अंडरनीथ कॉज इसका एक बहुत बड़ा
विटामिन डी ही होता है। सही। अगर आप कार्डियक सेंटर में चले जाएं, वहां आप देखेंगे जो दिल के मरीज बैठे हैं वो सारे ऐसे हैं। अगर आप इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को अगर आप टेक्निकली डिग डाउन करें तो वहां से पता चलेगा कि उनके अंदर विटामिन डी की शदीद कमी है। और ऐसे अफराद जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनका भी अगर आप विटामिन डी कराएं तो विटामिन डी कम होता है। अब यह है कि तमाम ऐसे अफराद जिनको ब्लड प्रेशर है, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप विटामिन डी टेस्ट जरूर कराएं। ऐसे तमाम लोग जिनको ब्लड प्रेशर था और वो प्रॉपर डोज में अपनी विटामिन डी रिप्लेनिश करते रहे और लेते रहे, उनके अक्सर के जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है या तो उनकी डोजेज कम हो गई या बहुत हद तक उनकी दवाइयां भी जो है वो कम हो गई हैं। सही। तो यहाँ से अगर हम मूव करें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की तरफ, तो जो आपका मैदा है बेसिकली, जो इसमें सारा खाना हजम और सारा प्रोसेस चल रहा होता है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसे रिसेप्टर्स बनाए हैं जो विटामिन डी के पंप्स कहलाते हैं, जो ऐसे पंप्स हैं जो कंट्रोल बाय द विटामिन डी हैं और खुराक के हजम करने में उसका एक बहुत बड़ा किरदार हमारे सामने आता है। और ख़ास तौर पे पैंक्रियाज लबलबा जो बिल्कुल जिगर के पीछे और मैदे के बिल्कुल पीछे पड़ा होता है, जहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है। तो ऐसे बच्चे जिसमें हमने देखा कि विटामिन डी कम है, उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ आने शुरू हो गया। और ऐसे तमाम ओल्ड एज लोग जिनमें विटामिन डी की कमी थी उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ आने लगी। पाकिस्तान में आप देखिए पहले डायबिटीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान में इतनी डायबिटीज़ कॉमन होती जा रही है क्योंकि हम लोग पहले खुले घरों में रहते थे। हमारा सिस्टम इस तरह का होता था कि हम दिन में कोई टाइम ऐसे निकाल लेते कि हम धूप में बैठे, लेकिन अब इस तरह का है कि हम खुले घरों से शिफ्ट हो गए हैं फ्लैट्स के अंदर जहाँ धूप नहीं आती। तो उससे हमारे बच्चे, उससे हमारे बुजुर्ग सब सफ़र कर रहे हैं और ये तुम्हारी हमारी सारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रहा है। अगर हम गुर्दों की तरफ चले जाएं तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनके गुर्दों में स्टोन बहुत ज़्यादा बनने लग गए, और या ओल्ड एज के अंदर जाके प्रोस्टेट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए क्योंकि इनमें विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं, बट थिंग इज कि वहाँ पे विटामिन डी पहुँच ही नहीं पा रही। जब पहुँचेगी तो अपना काम करना शुरू करेगी। आखिर में हम बात करते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन में उस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं और मसल्स हैं जी, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे क्लिनिक्स के अंदर आते हैं, खासतौर पर यंग लोग, स्टूडेंट्स के हमारे जनाब कमर में दर्द है, हमारे पट्ठों में दर्द है। तो कई दफ़ा तो हम खुद भी परेशान रहते हैं कि इस एज में हमें याद भी नहीं था कि पट्ठों और इनमें दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन ये सारा उस वजह से हो रहा है कि विटामिन डी की शदीद कमी जो है वो पाई जा रही है। तो इसमें यह है कि जिस वक्त इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी आती है तो आपके पास स्टूडेंट्स, खासतौर पर यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कि जनाब हमारे पट्ठों का खिंचाव होने लग गया या अकड़ाव होने लग गया, या स्कूल के बच्चे आते हैं खासतौर पर जी हमारा पट्ठा पुल हो गया एकदम से। तो ये चीज़ जो है अगर इसको आप ट्रैक डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन बच्चों में विटामिन डी की शदीद कमी पैदा हो चुकी है और इनको ज़रूरत है कि इनको प्रॉपर डोजेज के अंदर विटामिन डी दी जाए। जो बुजुर्ग हैं, जैसे जोड़ों का अक्सर आपको दर्द आते हैं, क्लिनिक्स के अंदर आते हैं अक्सर, जनाब हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है या गर्दन के अंदर दर्द हो रहा है। ख़ासतौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं जिनका सन एक्सपोजर बहुत कम है, यानी कि या तो घरों के अंदर रहती हैं या ऐसे घरों में रहती हैं जहाँ धूप आना कम है या मुश्किल से मिलती है, या बुर्का पहनती हैं, जब अगर बाहर भी जाएं तो स्किन कवर्ड होती है, तो उन लोगों में पट्ठों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि वो उस टाइम के अंदर भी अपना सूरज नहीं रिसीव कर रही होती हैं। और ये बताने की बात बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है इसमें एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम जो है सनस्क्रीन्स यूज़ करें और सनस्क्रीन यूज़ करके तो बाहर जाएं ताकि हमें धूप के असरात कम हो। तो बताना यहाँ ये ज़रूरी है कि सनस्क्रीन लगाएं, मगर इसके लगाने का एक तरीका होता है और एक ख़ास टाइम है। इसे हर वक्त स्किन के ऊपर मत रखें, टाइम इस तरह का दें कि आपकी स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं धूप लगे। इसके बेसिक लगाने का जो मेन मकसद है कि आपको एक ख़ास किस्म की रेज हैं सूरज की जो कि 2-3 बजे के दरमियान होती हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनसे बचाना। ठीक, तो अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए सारा दिन सनस्क्रीन लगा के रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे आप काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सूरज की रोशनी में किस टाइम पर बैठा जाए और कितनी देर के लिए बैठा जाए?
बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि अक्सर ख़वातीन पूछती हैं, जैसे हज़रत मूसा कौम पूछती थी कि जी किस रंग की गाय हो और किस टाइम के ऊपर इसको ज़िबा करना है। तो ये प्रॉब्लम आता है क्लिनिक्स के अंदर भी। तो ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस टाइम पे बैठा जाए। तो इसमें जो रिसर्च की गई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर 64,000 के करीब रिसर्च आर्टिकल्स पबमेड के ऊपर पड़े हैं, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो बेस्ट टाइम कंसिडर किया गया है दैट इज़ फ्रॉम द 10 AM टू द 3 PM, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। ऐसी हमारी बैंड मौजूद है अल्ट्रावायलेट रेज का, जिसे बैंड बी कहते हैं, वो अवेलेबल होता है और रेडली अवेलेबल है, जो जाके काम करता है स्किन के ऊपर, विटामिन डी पैदा करता है। और दूसरा सवाल ये है कि कितनी देर बैठना चाहिए। तो दो बेसिकली एंड्स हैं, वन एंड इज वाइट पीपल एंड द अदर वन इज जिनको हम डार्क पीपल कहते हैं। तो साइंस तो ये कहती है कि जो वाइट पीपल हैं उनका एक्सपोजर टू द सन 10 मिनट्स होना चाहिए, जो डार्क पीपल हैं उनको सन एक्सपोजर 20 मिनट्स होना चाहिए। और हम बीइंग ए नेशन एक ऐसे ग्रेड के अंदर फॉल करते हैं जिनको ब्राउन नेशन कहते हैं, या कुछ लोग इसको येलो भी कहते हैं। तो हमारा जो एक्सपोजर टाइम है, जो साइंस कहती है, दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इन द सन इन 24 आवर्स, यानी कि दिन में आप 15 मिनट जरूर बैठे। ठीक है। अच्छा, और विटामिन डी की नॉर्मल जो डोसेज है वो क्या है? नॉर्मल डोज जो है बच्चों में वो कही जाती है कि 400 इंटरनेशनल यूनिट्स या 10 माइक्रोग्राम्स वो डेली डोज है, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, यानी कि रोज का कितना है। और जो ओल्ड एज हैं, यानी कि जो एडल्ट्स हैं फ्रॉम 25 एंड अबव, उनमें जो रिकमेंडेड डोज है दैट इज 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। उसको यूँ भी कह सकते हैं कि 20 माइक्रोग्राम के करीब आपको डोजेज लेना चाहिए। और ये डोजेज हमें बड़े आराम से सूरज की रोशनी से रेडली अवेलेबल है। इफ़ वी सेट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स इन द सनलाइट, वी कैन इजीली गेट इट फ्रॉम देयर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा, आगे जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में कैसे विटामिन डी हासिल करें? वेल इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें यही है कि सबसे पहले तो आई वुड से कि ट्राई टू यूज द सन एक्सपोजर आप अपना अच्छा रखें। जब भी धूप निकले आप उसमें कम से कम 10 मिनट बैठें। इट्स डिफिकल्ट टू सन एंड टू सिट इन द सनलाइट कि आप उसको फेस करके बैठें, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी कमर धूप की तरफ कर लें, यानी कि सूरज आपके बैक के ऊपर हो और कम से कम आपकी और कमर की तरफ से आपको धूप लग जाए। या आप अपने जो एक्सपोजर साइट्स हैं, जैसे हाथ हैं या पाँव हैं, उस पे आप धूप लगवा सकते हैं। और अगर जैसे कि कुछ ऐसे शेडी डेज हैं, जैसे कि बारिश है या उस तरह आपने डेली डोज लेनी है, तो इसके लिए आप फिर जो है सिंथेटिक विटामिन डी अवेलेबल होता है, वहाँ से ले लें। या फिर आप खुराक के ज़रिए हासिल करें, आप दूध पिएँ प्रॉपर, आप चीज़ खाएँ, आप बटर इस्तेमाल करें, आप एग इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दियों में चीज़ें बहुत आराम से मिल भी जाती हैं और खाना भी ठीक है। विटामिन डी के अलावा और भी बहुत सी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। लाइक दिस जी। और क्या ये जो सप्लीमेंट्स या मेडिसिन वगैरह जो यूज़ करते हैं विटामिन डी के लिए, क्या ये सही है? जब चीज़ अवेलेबल ना हो तो वी हैव टू अडॉप्ट द आर्टिफिशियल पाथवे। तो ऐसे तमाम हेल्दी अफराद कि जिनको खुराक इजीली अवेलेबल है, वो खुराक से हासिल करें। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा ये है कि ऐसे अफराद जिनके पास टाइम ही नहीं है खाने का, आप बेतहाशा लोग देखेंगे कि, और ख़ास तौर स्टूडेंट्स वगैरह जल्दी में होते हैं, तो खुराक भी प्रॉपर नहीं खा रहे। पेरेंट्स अगर खाना भी रखते हैं वो छोड़ के आधा भाग जाते हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें यह है कि सिंथेटिक फॉर्म में आप अवेलेबल विटामिन डी जो मेडिकेटेड फॉर्म में होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास एम्प्यूल्स, यानी कि शीशे की बोतल के अंदर विटामिन डी के ड्रॉप्स पड़े होते हैं, या फिर कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। बच्चों के लिए ये अवेलेबल होता है जेली फॉर्म में। तो जेली होती है जो आप बच्चे आराम से चबा के खा सकते हैं। तो इट्स अ पाथवे टू अडॉप्ट अदरवाइज। ओके। और माँ और बच्चों पे इसके क्या असरात होते हैं विटामिन डी के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, इस सवाल का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा।
पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है और हमारे पूरे नेशन का ये प्रॉब्लम है कि हम मदर और चाइल्ड हेल्थ की तरफ बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप आजकल स्कूल्स के अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का बहुत ज़्यादा शिकार हैं और छोटे कद के बच्चे हैं, उनके दांत खराब हो रहे हैं बहुत जल्दी या उनकी हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं जी। और उनके कद छोटे हैं, सर के बाल ख़राब हुए हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे उनको और बेतहाशा किस्म के मसाइल देखने पड़ते हैं। ये इस वजह से है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको उस टाइम के अंदर अच्छी खुराक लेनी चाहिए जो विटामिन डी से भरपूर है, और ऐसी फीडिंग मदर्स जो कि बच्चों को फीड करा रही हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि विटामिन डी अपने फूड और डाइट में रखें ताकि ये बच्चे जब दूध पिएं तो ये इनके अंदर इस तरह के असरात ना आए जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से आते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। तो बच्चों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉमन एक चीज़ है जो रिकेट्स के नाम से आती है। छोटे बच्चों के आप क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अक्सर माएँ कहती हैं जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, टांग की हड्डी टेढ़ी हो रही है जी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनको प्रॉपर मील दिया जाए, मदर्स को प्रॉपर मील दिया जाए, मदर्स को प्रॉपर एजुकेट किया जाए, स्कूल्स के अंदर बच्चों को स्कूलिंग में एजुकेट किया जाए कि किस तरह करना है। जी, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी कीमती जो इन्फो है, इतनी मालूमाती ये इन्फो आपने जो हमारे साथ शेयर की, लास्ट में क्या कहेंगे? वेल, बॉटम लाइन मैसेज तो मेरा ये है कि सबसे पहले कि नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपके जिस्म के पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और अगर आप विटामिन डी ले भी रही हैं तो वो प्रॉपर पंप होके अपने रिसेप्टर साइट्स के ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा मेरा ये मैसेज है कि कभी सेल्फ मेडिकेट ना करें। हमारे पेशेंट आते हैं जो ओवर डोजेज के साथ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल डोज से उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर डोज ली हुई है विटामिन डी की, तो कभी सेल्फ मेडिकेट ना करें। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जो आपको प्रॉपर डोज एडजस्ट करके आपको विटामिन डी दे सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू वेरी मच। ओके जी लिसनर्स, चाहेंगे आपसे इजाजत। जिंदगी के रंग स्कॉटमैन के संग से चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। Thanks for watching and subscribe to our channel.